नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुशवाहा में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने शेयर मार्केट के क्लास 26 को, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ ईटीएफ को। ईटीएफ के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डेफिनेटली अगर आप ईटीएफ के बारे में जानने आए हैं तो आप अभी तक म्यूचुअल फंड को समझ चुके होंगे और आपने उसमें इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया होगा, क्योंकि तभी आप ईटीएफ के बारे में जानने आए हैं। तो ईटीएफ बेसिकली आपके रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में 16 से 18 या 20% का रिटर्न बनाने का प्लान किए हैं तो म्यूचुअल ईटीएफ में आप उसे 25 से 30, 35 या 40 तक कैसे ले जाते हैं, इसीलिए आपको ईटीएफ जानना है। तो आज बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि ईटीएफ क्या है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप ईटीएफ में बेस्ट तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, उसका प्लान मैं आपको दूंगा। तो चलो ईटीएफ क्या है उसको समझते हैं। तो देखो, ईटीएफ को समझने के लिए पहले ना मैं आपको एक मॉडल बताना चाहूंगा। मैं आपको लेके चलता हूं एक स्कूल या कॉलेज में, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं एक कॉलेज है, ठीक है। उस कॉलेज में ना 100 बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो 100 स्टूडेंट्स उस कॉलेज में। तो देखो, कॉलेज को जब भी अपने बच्चों को किसी दूसरे को बताना होगा या रिप्रेजेंट करना होगा या अपना एडवर्टाइजमेंट करना होगा, तो ना कॉलेज अपने 100 बच्चे को नहीं दिखाता, वो स्ट्रेंथ या क्वांटिटी बताने के लिए बताता है कि मेरे पास 100 बच्चे हैं, बट वो 100 बच्चे को नहीं दिखाएगा। चलो आप 100 की जगह 1000 ले लो, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से एज्यूम कर सको। किसी कॉलेज में 1000 बच्चे हैं, तो देखो उस कॉलेज में ना हो सकता है कि 10 बेस्ट एजुकेटेड बच्चे हो कि जो कि पढ़ाई में हमेशा टॉप करते हो। तो कॉलेज क्या करेगा, अपना एक पहला इंडेक्स बनाने का लिस्ट बना लेगा। तो पहला इंडेक्स रहेगा, वो रहेगा टॉप 10 एजुकेटेड, ठीक है। तो टॉप 10 एजुकेटेड में कौन से बच्चे आएंगे जो कि 1000 में से टॉप करते हैं, वो हमेशा एकदम टॉप पे आते हैं, ठीक है। अब दूसरा हो सकता है टॉप 10 स्पोर्ट्स, ठीक है। तो वो उस एक में से टॉप 10 ऐसे भी होंगे जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे लेकिन स्पोर्ट्स बहुत अच्छे खेलते होंगे, तो टॉप 10 में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया। हो सकता है कि कुछ डांसिंग भी करते होंगे, तो टॉप 10 डांसिंग में आ जाएंगे। हो सकता है कुछ सिंगर भी होंगे, तो टॉप 10 सिंगर में आ जाएंगे। हो सकता है कुछ अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, तो टॉप 10, जो भी ऐसा साइमल्टेनियसली चलते रहता है। तो देखो, ये जो कॉलेज है ना, ये एक्सचेंज हो गया, ठीक है। और ये जो इन्होंने एक लिस्ट बना के रखा है ना, इसे हम इंडेक्स बोलते हैं। तो टॉप 10 एजुकेटेड बच्चे का जो इंडेक्स है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जब भी इस कॉलेज के टॉप 10 एजुकेटेड बच्चे की बात होगी, मतलब वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे कॉलेज में जो 1000 बच्चे हैं उसमें से ये टॉप 10 ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। टॉप 10 स्पोर्ट्स का मतलब क्या है, हमारे कॉलेज में जो 1000 बच्चे हैं उसमें से ये 10 ऐसे हैं जो कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। तो आप समझे इस चीज को। सेम ऐसा ही काम होता है शेयर मार्केट में। हमारे इंडिया के शेयर मार्केट में दो एक्सचेंज होते हैं, एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जैसा कि एक कॉलेज एक एक्सचेंज हो गया, मल्टीपल कॉलेज भी हो सकते हैं। हो सकता है एक कॉलेज ए है तो किसी दूसरे एरिया में कॉलेज बी हो, उसके पास भी 1000 बच्चे हो और उसके भी ये सब एक इंडेक्स बनाओ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हमारे इंडिया में दो इंडेक्स हैं, ठीक है। तो देखो, अब एनएससी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसके अंदर भी लाखों कंपनियां लिस्टेड है। तो इसके अंदर जो एक पहला पॉपुलर इंडेक्स है वो होता है निफ्टी 50, ठीक है। तो निफ्टी 50 क्या करता है कि शेयर मार्केट के अंदर जितने भी लाखों कंपनी है उनमें से जो टॉप 50 है, ठीक है, लाखों में से टॉप 50 उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है निफ्टी 50। अब ये इंडेक्स हो गया, इंडेक्स को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होगे आप। अब ये सेक्टर वाइज भी होता है। सेक्टर वाइज मतलब अब आपको पता है बैंक भी होते हैं। चलो निफ्टी 50 में तो रिलायंस भी आ गया, एचडीएफसी बैंक भी आ गया, टीसीएस भी आ गया, विप्रो भी आ गया, इंफोसिस भी आ गया, भारतीय एयरटेल भी आ गया। तो ये कॉम्बो मिक्स फॉर्म हो गया। आपको बैंक समझ आता है, आप बोलते हो नहीं मेरे को तो बैंक ही चाहिए, जितने भी मेजर बैंक है बड़े प्लेयर मेरे को उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, या मुझे बैंक समझ आता है, बैंक में लंबे समय से काम कर रहे हो, तो बैंक इंडेक्स होता है, ठीक है। तो जो बैंक इंडेक्स होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 11 से 12 बैंक होते हैं, उसमें और कुछ नहीं होता। क्या बैंक बहुत सारे हैं बट जो टॉप प्लेयर के बैंक है वो आएंगे।
आपको फार्मा बहुत अच्छा समझ आता है, आप मेडिकल लाइन में काम करते हो, तो आप फार्मा का इंडेक्स ले लो। तो जो फार्मा का इंडेक्स होगा उसमें फार्मा से रिलेटेड ही कंपनी होगी, ठीक है। उसके अलावा आप बोलते हो आपको ऑटो बहुत अच्छा समझ आता है, तो आप ऑटो ले लो। आप बोलते हो आप किसी आईटी कंपनी में काम करते हो, आपको आईटी बहुत अच्छा समझ आता है, तो आप आईटी का इंडेक्स ले सकते हो। ये सेम वैसा ही है जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको कॉलेज का एग्जाम्पल दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि ईटीएफ क्या है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे, आपको ये रिलेट कर पाओगे कि एग्जांपल मैं आपको क्यों दे रहा हूं। देखो, निफ्टी 50 जो इंडेक्स है ना, इसके अंदर ना रिलायंस है, सबसे बड़ा जो मार्केट कैप लेके बैठा है, ठीक है, रिलायंस है। तो रिलायंस का अगर आपको एक शेयर खरीदना है ना, तो आपको 3,000 रुपए देना पड़ेगा। ये ऊपर ज्यादा है, मैं एक राउंड फिगर वैल्यू ले रहा हूं, 3,000 रुपए देना पड़ेगा। वैसे इसके अंदर 49 कंपनी और है, तो अगर आप पूरे 50 का एक एक शेयर भी खरीदोगे ना, तो मे भी आपको लाख रुपए तक देना पड़ जाए, लाख नहीं जाएगा बट कई हजारों में पैसा देना पड़ेगा। तो ईटीएफ क्या करता है ना कि इसका एक आपको ऑप्शन दे देता है। अगर आप निफ्टी 50 का किसी भी एक शेयर का भी पैसा लोगे, तो आपको मिनिमम, सिर्फ एक की बात कर रहा हूं, 3,000 रुपए लगेगा। लेकिन ईटीएफ में आप क्या कर सकते हो कि निफ्टी 50 का एक ईटीएफ ले सकते हो जिसको कि निफ्टी 20 बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप निफ्टी 20 का एक खरीदते हो ना, तो ये आपको 286 मतलब 300 रुपए के अंदर पड़ता है। ये अभी इसका करंट प्राइस ये चल रहा है। तो आप ये देखो कि जब आप निफ्टी 50 के एक कंपनी को ले रहे हो तो 3,000 पड़ रहा है, और उसी निफ्टी के आप ईटीएफ को ले रहे हो तो वो आपको 286 में मिल जा रहा है। और ये जो निफ्टी का ईटीएफ है ना, इसमें एक रिलायंस नहीं, निफ्टी 50 के पूरी कंपनी आ जाती है। ये सेम ऑप्शन ट्रेडिंग जैसा है, ठीक है। ये बात मैं करूंगा, मैं आपको ये समझा रहा हूं। तो ईटीएफ में क्या मिलता है कि आपको पूरा का पूरा इंडेक्स बहुत सस्ते में मिल जाता है। और खास बात ये होती है कि जैसा निफ्टी 50 फ्लक्चुएट करता है मार्केट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे, सेम वैसा ये भी फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। जैस अगर निफ्टी 50 गिर रहा है तो ये भी गिरेगा, अगर बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। मतलब कि आपको निफ्टी 50 या किसी भी सेक्टर का एक ऑप्शन मिल जाता है ईटीएफ में। अगर आपको बैंक का इंडेक्स समझ आ रहा है तो आप बैंक 20 खरीद सकते हो। तो बैंक 20 में क्या होगा कि अगर आप बैंक 20 में भी जाओगे तो आपको पता है कि अगर आप एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई इन्हीं का एक एक शेयर लोगे तो आपको 5-6 हजार रुपए देना पड़ेगा। बट बैंक 20 आपको बहुत कम में, मे बी 74 रुपए में एक बैंक 20 मिल जाएगा, या पीएसयू बैंक मिल जाएंगे। तो आप ये समझ पा गए होंगे कि ईटीएफ क्या होता है। अब हम समझते हैं ईटीएफ को। तो देखो, ई जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज को मान लो ये कॉलेज है, ठीक है, या आप मान लो एनएससी या बीएससी, आप समझ गए होगे। टी का मतलब होता है ट्रेडेड, ठीक है। ट्रेडेड यानी ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को खरीदते या बेचने का काम करते हैं तो हम उसे ट्रेडिंग करना बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं कॉपी को खरीद के उसे दुकान में या कस्टमर को बेच रहा हूं, तो पहले मैंने उस कॉपी को खरीदा और मैंने किसी कस्टमर को बेचा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि उस कॉपी का मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मतलब उसको खरीदने और बेचने का काम कर रहा हूं। और फंड का मतलब होता है पैसा, यानी कि जब हम किसी फंड को एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करने का काम करते हैं तो उसे हम ईटीएफ बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे अभी तक कि ईटीएफ क्या होता है, और आप ये समझ गए होंगे कि कैसे ईटीएफ में आप एक पूरे इंडेक्स को बहुत कम प्राइस में खरीद सकते हो। अब देखो, एक और बेनिफिट आपको क्या मिलता है। पहला बेनिफिट तो ये मिलता है कि निफ्टी 50 में अगर आप कंपनी के किसी एक शेयर को भी लोगे तो आपको 3,000 रुपए देना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप ईटीएफ को ले लोगे तो आपको 286 में मिल जाएगा। प्लस इसका फायदा क्या है, जब आप निफ्टी का ईटीएफ ले लेते हो तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि रिलायंस गिर रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक गिर रहा है कि बढ़ रहा है, आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने डायरेक्ट निफ्टी 50 का ईटीएफ लिया है। निफ्टी 50 बढ़ेगा तो आपका ईटीएफ भी बढ़ेगा, और निफ्टी 50 घटेगा तो, क्योंकि निफ्टी 50 तब बढ़ेगा जब इसके अंदर की टॉप 50 कंपनी बढ़ रही होगी, और ये तब गिरेगा जब इसके अंदर की 50 कंपनी गिर रही होगी। और ये मैं बार बार बोल चुका हूं कि एक इतना अच्छा सिस्टम है कि अगर निफ्टी 50 में एचडीएफसी बैंक है, ये पॉसिबल नहीं है बट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, अगर एचडीएफसी बैंक परफॉर्म नहीं कर पाता, ये गिर जाता है, लो हो जाता है,
तो निफ्टी सेबी क्या करेगी, इसको निफ्टी 50 से बाहर करेगी और इसके अंदर ऐसे कंपनी को लाएगी जो बेस्ट परफॉर्म करेगी। डेफिनेटली इसका मतलब डेफिनेटली आपने निफ्टी का एक ETF लिया है, मतलब कि आप उसके टॉप 50 कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब कई लोग का ये ऑप्शन हो सकता है कि इतना सस्ता क्यों मिल रहा है, ये एक ऑप्शन है। ऑप्शन का मतलब क्या होता है, जुगाड़, या इसको आप बोल सकते हो विकल्प, ठीक है। जैसे कि आप पिकनिक में जाने का प्लान बनाए थे, आपने एक गाड़ी बुक किया था और सुबह 5 बजे उसको बुलाया था, ठीक है। तो सुबह 5 बजे वो ड्राइवर ऑन द स्पॉट मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा। बोलते हो अरे यार अब कैसे करें, कोई और दूसरा ऑप्शन है क्या, हम ऐसे बोलते हैं कोई और दूसरा ऑप्शन है। तो इसी ऑप्शन को बोलते हैं जुगाड़ या विकल्प। तो ये जो ETF है ना, ये निफ्टी 50 या इन सब को अगर आप लेना चाहते हो तो उसका एक ऑप्शन है जुगाड़ है। तो ये पहली चीज आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको दूसरा चीज समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं ना आज आपको ये बता रहा हूँ कि ETF होता क्या है, ठीक है। ETF कैसे बेनिफिशियल है, आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगा। तो डेफिनेटली आप म्यूचुअल फंड्स के आगे ETF देखने आए हो, तो मैं आपको ETF और म्यूचुअल फंड में 2-4 ऐसे बेसिक डिफरेंशिएशन क्लियर कर दे रहा हूं जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं एक तरफ ले रहा हूं ETF और मैं दूसरी तरफ ले रहा हूं म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो ये ETF क्या होता है ये तो आप समझ गए होंगे। चलो सेकंड डिफरेंट को समझते हैं। तो देखो ETF जो होता है ना, ETF में ये ऑप्शन हो सकता है कि कोई भी नया ETF आ रहा है, जैसे कि किसी बैंक का नया ETF आ रहा है तो पर्टिकुलर किसी क्वांटिटी में आता है। आप इसको एग्जांपल के लिए ऐसा समझ लो कि सपोज आपने IPO में, तो IPO कोई ना कोई IPO तो लिया होगा। सपोज मैं आपको जोमेटो का IPO दे देता हूं, ठीक है। जोमेटो का IPO आता है ना, तो पर्टिकुलर एक शेयर लाता है। सपोज उसने अपने 100 शेयर ही रिलीज किए और अगर उसके 100 शेयर ऑलरेडी सब्सक्राइब हो गए, मतलब उसको लोगों ने खरीद लिया, तो अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो जो ETF होता है ना, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन का सिचुएशन आ सकता है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड होता है इसमें आपको पता है AMC होते हैं, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और ये एक फंड लाते हैं और लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं जिसे AUM बोलते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो इसके केस में क्या है कि अगर कहीं से 100 करोड़ रुपए और लोग डालने वाले आ गए तो ये अपने AMC को 100 करोड़ रुपए और बढ़ा देंगे। इनके पास ऐसा नहीं है कि भैया इन्होंने 1000 रुपए ही ऐसा लाया था, 1000 क्वांटिटी शेयर लाया था, क्योंकि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट के में लिस्टेड ही नहीं है। म्यूचुअल फंड एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि आपसे पैसा लेते हैं और उस पैसे को ये शेयर मार्केट में लगाते हैं। तो ये जो पहला फर्क आएगा, मतलब सेकंड, पहला फर्क बोलो, पहला फर्क आएगा वो ये आएगा, ठीक है। दूसरा जो फर्क आता है वो ये आता है कि जो ETF होता है वो शेयर मार्केट की तरह ही बिहेव करता है। आप डेली देख सकते हो कि आपने जिस भी ETF में पैसा डाला है उसका करंट प्राइस क्या है, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। डे के एंड में आपको रिजल्ट मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये समझ सकते हो, अभी रिसेंटली 1 मंथ पहले जब हमारा वोटिंग का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो शेयर मार्केट टूटा था, और जब टूटा था तो लोगों ने इन्वेस्ट किया था। लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में जब उन्होंने टूटे हुए पैसे पे इन्वेस्ट किया तो उनको उसका बेनिफिट ही नहीं मिला, उनको टूटे हुए पैसे के बीने का यूनिट अलॉट हुआ। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि एग्जांपल के लिए अगर SBI बैंक के एक शेयर की प्राइस 1000 रुपए है तो वोटिंग वाले दिन ये 950 रुपए हुई थी, ठीक है। चलो मैं आपको एकदम छोटा एग्जांपल लेके समझता हूं। सपोज ये हो गई थी 999 रुपए, ठीक है। तो भाई आप एक इन्वेस्टर हो, आपने क्या किए, 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर उठा लिए, आपने 1 लाख शेयर उठा लिए। अब अगले दिन अगर ये 999 से 1000 भी हो जाएगा तो आपको 1 लाख रुपए का तो ऐसे ही बेनिफिट हो गया। तो भैया मार्केट बहुत टूटा था, लेकिन क्या हुआ, जब म्यूचुअल फंड वालों ने लिया तो उनको 1000 के हिसाब से ही एलोकेशन मिला। तो ये डिफरेंशिएशन हो सकता है आपका म्यूचुअल फंड में, लेकिन ये केस आपका ETF में नहीं होता। जब मार्केट डिप में हो यानी टूटा हुआ, आप लाइव देख वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और तुरंत आपको आपका प्राइस बढ़ता हुआ मिलेगा, ठीक है। तीसरा जो डिफरेंशिएशन वो ये है कि म्यूचुअल फंड के केस में ना आपका एक एक्सपेंस रेशियो होता है और एक एग्जिट लोड होता है, ये दोनों आपको लगता है। ETF में तो एग्जिट लोड वाला सिस्टम ही नहीं होता, और जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो भी जनरली मैक्सिमम के केस में
0.5 से कम होता है, मतलब आपके आधा % से भी कम होता है या आधा % के आसपास होता है। चौथा आपका ये रहता है कि ETF में आपका कोई बाउंडेशन नहीं रहता, एक फ्रीडम रहता है कि आप जब मर्जी चाहो तब जितना अमाउंट चाहो उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट आपको मार्केट ड्यूरेशन में ही करना है। जबकि म्यूचुअल फंड में हम एक डेट डिसाइड करते हैं और उस डेट पे एक फिक्स्ड अमाउंट डाल के SIP चालू कर देते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड चालू कर सकते हैं। हालांकि जो हमने डेट डाला है और जो हमने अमाउंट डाला है उस दोनों को हम एडिट करके चेंज कर देते हैं, फिर भी ये डेट फिक्स होता है। तो यहाँ पे इतने ही मेन अंतर थे। तो मैं ओवरऑल आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो ETF है ना, जहां पे आप कभी भी कितना भी पैसा डाल सकते हो, तो यहाँ पे डिसिप्लिन ब्रेक होता है, ठीक है। तो हो सकता है आप पैसे खर्च कर दो या आप हर महीने वैसा सिस्टमेटिक तरीके से पैसा डाल ही नहीं पाओ। तो मैं फिर से आपको बोलूंगा, अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता, आपको इंटरेस्ट समझ आता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पावर समझ आता है, तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कुछ नहीं है। क्योंकि मैं ETF भी करता हूं लेकिन मैं म्यूचुअल फंड भी करता हूं। मैंने म्यूचुअल फंड को ब्रेक नहीं किया क्योंकि वो मेरे लिए एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है और ये मेरे लिए एक फ्रीडम इन्वेस्टमेंट है। तो कभी हो सकता है मैं इसमें पैसा डालू चाहे नहीं डालू, बट इसमें मेरा पैसा रेगुलरली स्टेप बाय स्टेप डल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ETF क्या होता है, ETF और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंशिएशन है, ये आपको आज बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप ETF को देख सकते हो, कैसे आप ETF को ट्रैक कर सकते हो, कैसे आप अपने पोर्टफोलियो में ETF को ऐड कर सकते हो और कैसे आप ETF में इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हो। इस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।